रीबर्थ ऑफ माई लवली वाइफी। एपिसोड 27। ठीक 7 साल पहले की बात है जब ईशानी को पता चला कि उसका होने वाला मंगेतर समीर उसकी अपनी बहन आयुषी को हर दिन बाहर लेकर जाता था और ये सब ईशानी की नाक के ठीक नीचे हो रहा था। पर ईशानी को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। मगर उसकी मंगेतर होने के नाते जब ईशानी ने समीर से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो समीर मुकर गया और उसने अपनी बेगुनाही साबित भी कर दी। गुस्से में ईशानी एक बार में चली गई और अपने गम को भुलाने के लिए उसने शराब पीनी शुरू कर दी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। उसे लगा समीर उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जरूर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो समीर वहां आया और ना ही उसने ईशानी को कुछ समझाने की कोशिश की। ईशानी वहां बैठी बैठी उसका इंतजार करती रही, लेकिन ईशानी के हाथ डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ नहीं लगा। समीर वहां नहीं आया। इस बात पर ईशानी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने सोचा कि क्यों ना समीर को जलाया जाए, उसे फील कराया जाए। उसे लगा ऐसा करने से समीर और उसके बीच की दूरियां मिट जाएंगी और वो दोनों फिर से करीब आ जाएंगे। इसीलिए ईशानी ने सोचा कि किसी ऐसे आदमी को ढूंढना जाए जो उसके साथ बार में डांस फ्लोर पर खूब नाचे। इसके अलावा ऐसे लोगों को भी ढूंढ रही थी जो कि उस रात टाइम पास के लिए आए हो। बातों बातों में उसने वहां मौजूद काफी लोगों को ये भी बात बता दिया था कि वह समीर रायचंद की होने वाली मंगेतर है। ईशानी ने ऐसा जानबूझकर किया था। उसे लगा ऐसा करने से ये बात समीर तक पहुंच जाएगी और उसका मकसद पूरा हो जाएगा। ईशानी अच्छी तरह जानती थी कि समीर को उस बार में लगभग सभी लोग जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि समीर अक्सर उस बार में जाता था। अपने भोलेपन में ईशानी ने सोचा कि एक बार समीर के कानों तक उसके उस बार में अनजान आदमियों के साथ नाचने की खबर पहुंचेगी तो समीर सब कुछ छोड़ छाड़कर ईशानी के लिए बाहर तक भागा चलाएगा और इस तरह उसको एहसास हो जाएगा कि ईशानी उसके लिए कितनी जरूरी है और हो सकता है इसके बाद उसे ईशानी की कदर होने लगे और वो फिर कभी ईशानी के साथ ऐसा बर्ताव करने के बारे में सोचे भी नहीं। ईशानी को लगा कि इस तरह समीर को ईशानी के लिए अपने प्यार का एहसास हो जाएगा। कम से कम और कुछ नहीं तो समीर ईशानी को अपनी और उसकी इज्जत बचाने के लिए ही लेकर आ जाएगा। बेशक ये सब कुछ सिर्फ ईशानी की इमेजिनेशन थी। ऐसी सोच जिसे वो चाहती थी कि पूरी हो जाए कितनी भोली थी वो। ये सब कुछ सोचते हुए ईशानी ने पूरे बारे में अपनी आंखें घुमाई और उसकी आंखें जाकर एक हैंडसम आदमी पर टिक गई। वो आदमी ईशानी की बगल की टेबल पर ही बैठा हुआ था। ईशानी को लगा कि उसकी किस्मत बड़ी तेज है, क्योंकि जिस तरह इतनी देर से वो आदमी ईशानी को एकटक देखे जा रहा था, उससे तो यही लग रहा था कि वो भी ईशानी में इंटरेस्टेड है। ईशानी ने अपने आप को इस प्लान के लिए मानसिक तौर पर प्रिपेयर किया। ईशानी इस आदमी को सामने से एक नखरेली मुस्कान दी और उसके बाद वो खुद उठकर उस आदमी से डांस के लिए पूछने गई और जैसा कि ईशानी ने सोचा था, उस आदमी ने बिना पलक झपकाए तुरंत हाँ कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों का डांस बिल्कुल आम लोगों की तरह सिंपल था, मगर ईशानी को लगा कि उसे चीजों को थोड़ा स्पाइस अप कर देना चाहिए। उसे लगा कि ऐसा करने से जब समीर वहां आएगा तो उसे डांस फ्लोर पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। ईशानी को नहीं पता था कि वो क्या वजह थी जिससे सोचकर उसके अंदर ये सब करने के लिए इतनी हिम्मत आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर किसी ने लिक्विड एड्रेन उसके अंदर डाल दी हो, जैसे किसी ने इतना भारी नशा करवा दिया हो जिससे उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका खुद पर से कंट्रोल छूटता जा रहा है और उसकी सारी दबी हुई भावनाओं बाहर आने लगी। ईशानी के अंदर अचानक बहुत हिम्मत आ गई थी। हमेशा छुई मुई से रहने वाली ईशानी अचानक से बोल्ड बन गई थी। उसने अपने साथ डांस कर रहे आदमी को स्केड्यूल करना शुरू कर दिया। उसी समय ईशानी को लगा जैसे उसके अंदर कोई आग भर गई हो। ऐसा उसके साथ कभी भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि समीर को देखकर भी ईशानी को कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई थी। ईशानी को ऐसा लगा कि जितना ज्यादा वो उस आदमी के साथ डांस कर रही है उतना ही ज्यादा वो उसकी तरफ खींचती चली जा रही है। ऐसा लग रहा था कि ना जाने उस आदमी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ईशानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। बिल्कुल एक जिग्सॉ पजल की तरह वो एक दूसरे में परफेक्ट फिट हो रहे थे। वो एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, जबकि वो दोनों एक दूसरे को ठीक तरह से जानती भी नहीं थी, लेकिन जिस तरह वो दोनों डांस कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि दोनों दो जिसमें एक जान हो चुके थे। दोनों को ही एक दूसरे के अंदर से एक अलग ही वाइब आ रही थी और जैसे ही उनकी बॉडी आपस में टच हो रही थी दोनों को ही एक अलग ही एहसास हो रहा था। ईशानी को ऐसा पहली बार हुआ था।
ईशानी को ठीक तरह से पता भी नहीं था कि जो वो उस अनजान आदमी के लिए फील कर रही है वो हवस से ज्यादा और कुछ है भी या नहीं। उस आदमी के साथ एक रात गुजारने के बाद अगली सुबह ईशानी चुपचाप उस आदमी के उठने से पहले ही वहां से निकल गई। हालांकि निकलने से पहले वह उस आदमी के लिए उसकी सर्विस के लिए पैसे छोड़ना नहीं भूली थी। ईशानी को पिछली रात बहुत मजा आया। ईशानी को ऐसा लगा जैसे वो आदमी एक ट्रेन स्कॉट था। इस घटना के एक हफ्ते बाद ही ईशानी एम हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए अपॉइंटमेंट दिया था। उसे डर था कि कहीं उस आदमी की वजह से उसे एड्स तो नहीं हो गया था, क्योंकि उस रात ईशानी ने जो कुछ भी किया था वो अनप्रोटेक्टेड तरीके से किया था। इसीलिए ईशानी को डर था कहीं उसे कोई बीमारी ना हो जाए, पर फॉर्चूनली वो आदमी बिल्कुल ठीक था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब ईशानी को ये पता चला कि उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई गई थी, तब ईशानी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जो कुछ भी उसने उस रात उस अनजान आदमी के लिए फील किया था, कहीं वो सब उस दवाई की वजह से तो नहीं था। क्या वाकई में जो कुछ उसने फील किया था उसमें कोई सच्चाई भी थी? ईशानी को जो भी नशेरी दवाइयां दी गई थी, उससे उसके शरीर पर कोई बुरा असर नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन उस दवाई के असर से किसी भी इंसान का अपने ऊपर से कंट्रोल हट जाता है। लेकिन क्योंकि ईशानी को पता था कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो ईशानी की मर्जी से हुआ था, इसीलिए जो कुछ भी उसने उस रात रेयांश के लिए फील किया था वो केवल हवस थी। प्रेजेंट की बात करें तो ईशानी को रियलाइज हुआ कि उस समय उसने जो भी कंक्लूजन निकाला था वह गलत था। जो आदमी आज उसके ड्राइवर की तरह काम कर रहा था वह वाकई में बहुत आकर्षक था। यहाँ तक कि ईशानी इस बात को भी नहीं झुठला सकती थी कि वह एक नज़र में ही उससे फिजिकल अट्रैक्ट हो गई थी, और रेयांश को देखते ही ईशानी को अपनी गर्दन पर एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई थी, जो कि इस बात का सबूत थी। बड़ी जल्दी ईशानी को एहसास हो गया। 7 साल पहले उस रात जब ईशानी एक अनजान आदमी से बार में मिली थी तो वो और कोई नहीं बल्कि ईशानी का ड्राइवर रेयांश ही था, और वो वही आदमी था जिसके साथ ईशानी ने बिस्तर में हसीन रात गुजारी थी। अचानक से उसे उस आदमी के बारे में हर चीज याद आ गई। 7 साल पहले वो आदमी इंसान की शक्ल में देवता था। उसे याद आया कि उस आदमी के बाइसेप्स इतनी स्ट्रांग थी मानो बड़ी खूबसूरती के साथ तलाशी गई हूँ। वो बिल्कुल परफेक्ट थी। उस आदमी की ऐपस से इतनी परफेक्ट थी कि उसे देखते ही किसी की भी लार टपकते लगे। और उसका चौड़ा सीना, ये सब सोचते हुए ईशानी की गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसने 7 साल पहले हुए घटना के लिए रेयांश को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन ईशानी को आज तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक एस्कॉर्ट के लिए इतनी अट्रैक्ट हो गई थी। वो एक एस्कॉर्ट था, ये उसका रोज का काम है। औरतों को लुभाना, उन्हें सेटिस्फाई करना, ये सब उसका काम है। वो इसी बात की तो पैसे लेता है। ऐसा उसने कितनी अनगिनत औरतों के साथ किया होगा। क्या ईशानी पागल हो रही थी? कहीं ईशानी को कोई बीमारी तो नहीं हो गई थी? ईशानी तुरंत अपने किंग साइज बेड पर लेट गई और आंखें बंद करके सोचने लगी। 27 साल की उम्र में भी उसे दिल लगाने के लिए एक स्कॉट ही मिला था। क्या इससे शर्मनाक बात भी कुछ हो सकती है? क्या हो गया है तुम्हें? ईशानी हड़बड़ाकर उठ गई और कनक की तरफ देखने लगी। कनक अभी अभी रूम में बिना कोई आवाज किए घुसी थी, और आते ही उसने ईशानी से पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी लाल क्यों हो रही हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम बीमार हो? हाँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ईशानी ने कनक की बात का जवाब देते हुए कहा। इसके बाद उसने अपनी तरफ बढ़ता हुआ कनक का हाथ धीरे से हटा दिया। दरअसल कनक उसके माथे पर छूकर देखना चाहती थी कि कहीं ईशानी को बुखार तो नहीं है, पर ईशानी ने उसे मना करते हुए कहा, मैंने ऑलरेडी अपनी दवाइयां ले ली, तुम उससे दूर रहो वरना तुम भी बीमार पड़ जाओगी। ठीक है ईशानी, अब बोल भी दो बको, कनक ने ईशानी के बगल में बैठते हुए ईशानी को धमकाते हुए कहा। इसके बाद कनक ने कहा, तुम्हारे दिमाग में अपने हॉट बॉडीगार्ड को लेकर गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं ना? जैसे ही कनक ने देखा कि उसकी इस बात पर ईशानी की आंखें बाहर निकल आई, वो बेहद बुरी तरह से चौंक गई। वो ठहाके मारकर हंसने लगी और उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें आ रहे हैं? ओह मैं गॉड, सच में? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कल ही एजेंसी को कॉल करके उसे बदलने के लिए कहती हूँ, ईशानी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। और तुम ऐसा क्यों करोगी? कनक ने पूछा। ये तुम पूछ रही हो कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? ईशानी ने कनक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, उसकी तरह इतना हॉट देखने वाला आदमी हमारे लिए सिर्फ मुसीबतें ही ला सकती हैं, तो ठीक है, फिर उसे मेरे लिए छोड़ दो, क्या मैं उसे ले सकती हूँ? ऐसा बोलते हुए कनक की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। वो ईशानी को ऐसा कहकर छेड़ रही थी। बिल्कुल नहीं, ईशानी ने तुरंत कनक की बात का जवाब देते हुए कहा।
हालांकि ईशानी को भी अच्छी तरह पता था कि कनक केवल मजाक कर रही है, लेकिन फिर भी रेयांश को किसी के साथ बांटने का ख्याल, भले ही वो उसकी दोस्त ही क्यों ना हो, उसे अपसेट कर रहा था। क्या उसे जलन हो रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जलन तो उन लोग को होती है जो कि अनस्टेबल होते हैं, या फिर उन लोगों को जो कि किसी को आप ना मानते, और ईशानी तो रेयांश के लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती थी। वो सिर्फ एक स्क्वाड था। तुम्हें ये सब कैसे पता? कनक ने ईशानी से पूछा। उसने खुद मुझे बताया, ईशानी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। सच में? कनक ने आहा भरते हुए कहा। ठीक है, फिर तो मुझे रिसाइन करते हुए तुम्हारे फुटस्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और जिंदगी भर सिंगल रहना पड़ेगा। खैर वो सब छोड़ो, मुझे नीचे मिशा मिली थी। वो अपनी माँ के साथ थी और उसने मुझे तुम्हें देने के लिए एक मैसेज भिजवाया है। उसने कहा है कि मिस्टर रेयांश महेश्वरी के सेक्रेटरी ने मिशा को कॉल करके बताया कि वह कल सुबह अपने ऑफिस में तुमसे मिलने के लिए तैयार है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मिस्टर रेयांश महेश्वरी अभी भी उससे मिलने के लिए तैयार है। कनक को अपने रूम से बाहर निकलने के बाद ईशानी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पर अपने साइन किए और उसके बाद वह सो गई। उसने अपने आप को समझाया कि कल उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए उसे ये सब फालतू बातें छोड़कर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी सो जाना चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कल मिस्टर महेश्वरी के सामने उसे सूजी हुई आंखों के साथ ही जाना होगा, और वो मिस्टर महेश्वरी के सामने अपने बेस्ट कपड़े पहनकर बेस्ट लुक के साथ जाना चाहती थी। इसीलिए ईशानी ने उस एस्कॉर्ट को अपने दिमाग से निकाला और सोने का सोचा। उसने उस आदमी को अपने दिमाग पर अपने ख्यालों पर काबू करने से रोक लिया। वो उसके अजमे बच्चे का बाप था। ईशानी ने खुद से वादा किया कि वो अपनी बीते हुए कल को अपने सुनहरे कल पर कभी हावी नहीं होने देगी। एक बार फिर ईशानी ने खुद को याद दिलाते हुए अपने मन में कहा कि उसे सुबह उठकर सिक्योरिटी एजेंसी को कॉल करना है, जो कि सीट को रिप्लेस करते हुए एक नए आदमी को उसकी सिक्योरिटी के लिए भेजेंगे। ईशानी के अतीत में थी, और अतीत जब तक अतीत में रहे तो ही अच्छा है। अतीत को जल्दी भूल जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए ईशानी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सारे बुरे ख्यालों को छोड़कर ईशानी बड़ी मुश्किल से खुद को सोने के लिए मना पाए, लेकिन फिर भी वो सुबह जल्दी उठ गई। आखिर उसे अपनी मीटिंग के लिए अभी सुबह के 5 बजे बज रहे थे। इसीलिए ईशानी ने सोचा कि क्यों ना नहाने के पहले थोड़ा योगा कर लिया जाए। ईशानी ने तुरंत एक व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्रिक पैंट ऐसे योगा ड्रेस पहन लिया। लगभग 1 घंटे तक योगा करने के बाद ईशानी नहाने चली गई। इसके बाद उसने सफेद कलर का शिफॉन का टॉप पहन लिया और उसे टीम अप किया एक ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स वाली पैंट के साथ, और साथ में अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए ऊपर से एक ब्लैक कलर का ब्लेजर भी पहन लिया। उसने अपने बालों को खुला छोड़कर अपने कंधों पर गिरने दिया। उसे लगा शायद बालों को जोड़े में बांधना आज की मीटिंग के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद ईशानी ने हल्का सा मेकअप किया और अपना फेवरेट परफ्यूम लगाया। अब अपने आप को शीशे में निहारने के बाद ईशानी को लगा कि वो मीटिंग के लिए बिल्कुल तैयार। जब तक ईशानी तैयार हुई, सुबह के 7 बजे बज चुके। 1 मिनट भी बिना गंवाए ईशानी ब्रेकफास्ट करने के लिए तुरंत नीचे चली गई। हालांकि ईशानी को सरप्राइज देते हुए अंश वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुका था और ईशानी से बिना कुछ कहे वो ब्रेकफास्ट के लिए टेबल सेट कर रहा था। ईशानी ने अपने गले को साफ करते हुए रेयांश को ये बताने की कोशिश की कि वो वहां पर आ चुकी है। मन ही मन ईशानी सोच रही थी कि एजेंसी को फोन लगाने के लिए सुबह के 7 बजे का समय कुछ ज्यादा ही जल्दी था। उसे एजेंसी में फोन लगाकर ये बताना था कि वह उसके लिए दूसरा बॉडीगार्ड भेज दे। ये सब कुछ सोचते हुए ईशानी चुपचाप डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ गई। ईशानी ने देखा कि रेयांश बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। ईशानी को लगा कि शायद उसने अभी तक ईशानी को पहचाना नहीं था। पिछली रात भी रेयांश को देखकर ऐसा नहीं लगा था कि उसे ईशानी से हुई मुलाकात के बारे में कुछ भी याद था, और अभी भी हालात ऐसे ही थे। वैसे भी एक स्कॉट होने के नाते उसके लिए हर किसी को याद न रखना बेहद जरूरी था। इस आदमी ने बहुत सारी औरतों के साथ पहले भी अपने काम की वजह से बहुत समय बिताया होगा। ईशानी ब्रेकफास्ट के लिए बैठकर यही सब कुछ सोच रही थी। एकांश ने ईशानी के लिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाया था। टेबल पर टोस्ट, बटर, ब्रोकली एंड मशरूम, स्टार फ्राई और सनी साइड अप इस सभी कुछ रखे हुए थे। इतना सारा नाश्ता देखने के बाद ईशानी को लगा कि कहीं रेयांश ने खाना बनाने की कला अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए तो नहीं शुरू की थी। खैर जो भी हो, ईशानी ने तुरंत ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। इसके बाद ईशानी ने मन ही मन एक नोट बनाया कि उसे मिशा को कॉल करके दूसरे बॉडीगार्ड का इंतजाम करने के लिए बोलना है। जैसे ही रेयांश उसे महेश्वरी इंडस्ट्रीज के ऑफिस तक ड्रॉप कर देगा,
उसके बाद ही सिफारिश सिक्योरिटी एजेंसी में कॉल करके दूसरे बॉडीगार्ड के लिए बोल देगी। मेरी सेक्रेटरी मिशा कहा है, ईशानी ने रेयांश और अपने बीच में चुप्पी तोड़ते हुए कहा। रेयांश ईशानी के ठीक सामने बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन ईशानी की नजरें तुरंत ही की वाइट शर्ट पर अटक गई, क्योंकि वो बहुत देर से कुक कर रहा होगा तो उसने कहीं पर तो अपना ब्लेजर भी उतार कर रखा ही होगा ना। रेयांश की शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे, इसी वजह से उसकी थोड़ी बहुत चेसर दिखाई दे रही थी। ईशानी के चेहरे पर तुरंत एक सिकन आ गई। ये आदमी फिर से मुझे स्टूइस करने के चक्कर में है, ईशानी ने तुरंत अपने मन में ही कहा। इसके बाद ईशानी ने अपने ऊपर काबू पाते हुए रेयांश को इग्नोर करने का सोचा। वैसे भी आज इसका लास्ट दिन है। अगर रेयांश की जगह कोई और आदमी ईशानी का बॉडीगार्ड बनकर आया होता तो ईशानी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। शायद उसे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि उसे रेयांश के वहां होने से पड़ रहा था। और वैसे भी जो कुछ कल रात हुआ उसकी वजह से ईशानी को अपने पास की सारी भूली हुई बातें याद आ गई थी, और इसी वजह से उसका दिमाग हर रोज की तरह नॉर्मल नहीं काम कर रहा था। मिस मिशा आपके लिए छोड़ कर गई हैं, रेयांश ने ईशानी की तरफ एक ब्राउन फोल्डर बढ़ाते हुए कहा। जब मैं अंदर आ रहा था तभी मैं उससे मिला। उन्होंने ये भी कहा था कि आप उन्हें माफ कर दें क्योंकि वो आपके साथ आज मीटिंग के लिए नहीं आ पाएंगी। दरअसल उनकी मां का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए जब तक उनकी मां का ख्याल रखने के लिए उनकी बहन वहां नहीं आ जाती है, उन्हें अपनी मां के पास उनका ख्याल रखने के लिए रुकना है। मगर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो किसी भी हाल में कल सुबह आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आपको कई बार कॉल भी किया था, लेकिन आपका कॉल नॉट रीचेबल बता रहा था, वरना वो ये सब कुछ आपको पर्सनली कॉल करके बताती। अरे, ईशानी ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। वो दरअसल अपना फोन चार्ज करना भूल गई थी। पिछली रात वो अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खो गई थी कि उनके बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला, और इसीलिए वो अपना फोन चार्ज करना भी भूल गई। क्या कोई प्रॉब्लम है मैम, रेयांश ने ईशानी से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे निकलने से पहले मेरा चार्जर लेना याद दिला देना, ईशानी ने झुंझराहट में अपना ब्रेकफास्ट खाते हुए कहा। ईशानी की नानी की सोच के हिसाब से अगर आप किसी अच्छी दिखने वाले आदमी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये आपके लिए खुशियां भी ला सकता है और मुसीबतें भी। इसीलिए या तो एक औरत को ऐसे अच्छे दिखने वाले आदमियों से दूर रहना चाहिए या फिर उनमें से एक को अपना बना लेना चाहिए। ईशानी की नानी की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी। दरअसल उसकी नानी की लव स्टोरी इस बात का एक बेहतरीन एग्जाम थी। उन्होंने भी बड़ी मुश्किलों के बाद अपने लिए एक राजकुमार ढूंढ ही लिया था, लेकिन क्योंकि रेयांश एक एस्कॉर्ट था इसीलिए उससे शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। ईशानी सिर्फ उस आदमी से दूर रह सकती थी। इसके अलावा अगर वो उसके साथ किसी रिलेशनशिप को निभाना भी चाहिए तो उसका तीत उन दोनों के आड़े आएगा। आखिर ईशानी पहले ही उन दोनों के अजन्मे बच्चे को खो चुकी थी। एक ताकतवर बिजनेस वीमेन होने के नाते ईशानी ने बहुत अच्छे दिखने वाले आदमियों को देखा। वो बहुत ऐसे आदमियों से पहले भी मिल चुकी थी। ईशानी को ऐसा लग रहा था कि अब उसे अच्छी दिखने वाले आदमियों से थोड़ा परहेज करना चाहिए, और अब क्योंकि उसने पहले ही इतने अच्छे दिखने वाले आदमी देख लिए, इसीलिए उसे कंफ्यूज करना इतना आसान भी नहीं होगा। और 27 साल की होने के बाद ईशानी रोने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी हो चुकी थी। अब वो एक वर्षन भी नहीं थी और उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देख लिए थे। मगर अपने अतीत की वजह से ईशानी को लग रहा था उसे गुड लुकिंग आदमी से बिल्कुल किसी बीमारी की तरह परहेज करना चाहिए, और अगर अभी की सिचुएशन देखी जाए तो ईशानी को इस आदमी के साथ रहना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। पिछली रात जब रेयांश अपने पेंट हाउस पर वापस गया था तो उसकी सेक्रेटरी जीविका ने उसे ईशानी के दादाजी की वसीयत और उनके अजीब सी शर्तों के बारे में बताया। उनकी प्रॉपर्टी पाने के लिए ईशानी कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी था। इसी से रेयांश को पता चला कि अगर ईशानी को अपने दादाजी की प्रॉपर्टीज चाहिए तो उसे 3 महीनों के अंदर शादी करनी होगी। इसीलिए ये सब जानने के बाद ही रेयांश ने अपनी सेक्रेटरी को तुरंत ही अगली सुबह ईशानी के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा। अब सही समय है। अब समय आ गया था कि रेयांश जल्द ही कोई फैसला ले और इससे पहले बहुत देर हो जाए। उस ईशानी को शादी करने के लिए मना ले, कहीं ऐसा ना हो कि अपने दादाजी की शर्त पूरी करने के लिए ईशानी किसी दूसरे आदमी को ढूंढ ले। रेयांश ने तुरंत अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और अपनी एक्साइटमेंट को छुपाने लगा। इस समय रेयांश के दिमाग में ईशानी को अपनी सच्चाई बताने के कई तरीके गूंज रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ईशानी को कैसे बताए कि वो महेश्वरी इंडस्ट्रीज का सीईओ मिस्टर रेयांश महेश्वरी है, जिससे मिलने के लिए ईशानी इतनी बेताब थी।
रेयांश ने कई तरीके सोचे लेकिन हर तरीके के अंत में उसे ऐसा लगा कि यह सब जानने के बाद ईशानी बेहद दुखी होगी। हालांकि बहुत देर सोचने के बाद रेयांश ने ईशानी को डायरेक्ट शादी के लिए प्रोपोज करने का एक बेहतरीन तरीका निकाल ही लिया। आखिर एक समझदार इंसान होने के नाते उसे रेयांश का प्रपोजल मान लेना चाहिए, है ना? अगले 5 मिनटों में ईशानी और रेयांश दोनों ही लॉबी में थी और दोनों ही कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। BMW रेयांश ने तुरंत ईशानी से पूछा क्योंकि ईशानी उसी कार के सामने जाकर रुक गई थी। हाँ, ये कल रात ही यहाँ पर डिलीवर हुई है, ईशानी ने रेयांश की तरफ चाबियां फेंकते हुए कहा। ब्रांड न्यू? रेयांश ने ईशानी से पूछा। हाँ बिल्कुल, मुझे एक ऐसी कार चाहिए थी जिसमें मेरा ड्राइवर आसानी से फिट हो जाए, ईशानी ने रेयांश से कहा। ऐसा कहते हुए बिना कुछ और बोले रेयांश तुरंत कार में बैठ गया। दरअसल आज वो अपनी कार भी साथ मिलाया था और उसने सोचा था कि वो ईशानी से बात करके उसे उसी कार में घुमाने ले जाएगा, लेकिन क्योंकि ईशानी ने खुद ही एक नई कार का इंतजाम कर लिया था जिसमें रेयांश आसानी से फिट भी हो सकता था, तो रेयांश के पास कोई रीजन ही नहीं बचा कि उस ईशानी को अपनी कार में बैठने के लिए मनाए। इसके अलावा उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। आखिरकार ईशानी ने उसके कंफर्ट के बारे में भी सोचा। उसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। हालांकि रेयांश इतना भी खुश नहीं होता अगर उसे पता चल जाता कि दरअसल ईशानी उसे आज का दिन खत्म होने के पहले सिक्योरिटी एजेंसी में बात करके नए बॉडीगार्ड से रिप्लेस करने वाली थी। महेश्वरी इंडस्ट्रीज 115 माले की बिल्डिंग थी जो कि जयपुर की प्राइम लोकेशन में थी। ईशानी के घर से महेश्वरी इंडस्ट्रीज तक का सफर लगभग 1 घंटे का था। ईशानी के लिए ये 1 घंटे का सफर कुछ भी नहीं था, लेकिन क्योंकि इस बार रेयांश भी उसके साथ था, उसे लग रहा जिससे टाइम रेंग रेंग कर पास हो रहा हो। ईशानी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और बैठे हुए वो काफी अशांत दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों के बीच की चुप्पी तोड़ने के लिए आखिर क्या कहे। आखिर कैसे वो उन दोनों के बीच की खामोशियों को खत्म करे। बेहद अजीब सा समा हो गया था। इसके बाद जब ईशानी को कुछ भी समझ नहीं आया तो अंत में ईशानी ने खुद को याद दिलाते हुए सोचा कि वो पक्का महेश्वरी इंडस्ट्रीज से निकलने के बाद सिक्योरिटी एजेंसी को फोन करके दूसरे बॉडीगार्ड को भेजने के लिए बोलेंगे। लगभग 20 मिनट की गंभीर चुप्पी के बाद आखिरकार ईशानी की कार जाकर महेश्वरी इंडस्ट्रीज की पार्किंग में खड़ी हो गई। महेश्वरी इंडस्ट्रीज की पार्किंग में वीआईपी क्लाइंट्स के लिए अलग से पार्किंग थी। रेयांश ने ईशानी की कार भी उसी पार्किंग में पार्क कर दी। बिना रेयांश का इंतजार किए ईशानी तुरंत कार से उतरी और बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो नहीं चाहती थी कि एक हैंडसम एस्कॉर्ट को देखकर एक बार फिर उसका मन बदल जाए। ईशानी के दिल में उसका कोई ख्याल भी आए। अपने फेस पर एक सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ ईशानी ने सोचा कि उसे अब से रेयांश के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और आज की मीटिंग पर फोकस करना चाहिए। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही ईशानी की नज़र सबसे पहले बिल्डिंग की लॉबी पर पड़ी। वहां बेहद खूबसूरत व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई थी जो कि इतनी चमक रही थी कि किसी को भी उनमें अपना चेहरा साफ नजर आ जाए। इसके अलावा लंबी लंबी खिड़कियां लगी हुई थी जिनसे बाहर की धूप छनकर अंदर आ रही थी और लॉबी को नेचुरली लाइट अप कर रही थी और सीलिंग से बहुत ही सुंदर लाइट नीचे की तरफ लटक रही थी जो कि पूरी लॉबी को जगमगा रही थी। इसीलिए ईशानी की नजरें उन लाइट्स पर अटक सी गई। वो लॉबी कुछ खास थी। लॉबी बहुत ही वाइब्रेंट, साफ और कंफर्टेबल दिख रही थी, जैसे कि एक टॉप अच्छी कंपनी से एक्सपेक्टेड था। ईशानी मन ही मन महेश्वरी इंडस्ट्रीज के मालिक को उसके अच्छे सेंस ऑफ स्टाइल के लिए शाबाशी दे रही थी। वो लॉबी के डिजाइन से बेहद इम्प्रेस हो गई थी। हाय, मैं ईशानी मल्होत्रा हूँ, रॉय इंडस्ट्रीज की मालकिन। आज सुबह 9 बजे मेरा मिस्टर महेश्वरी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, ईशानी ने मुस्कुराते हुए बड़ी शालीनता के साथ रिसेप्शनिस्ट से कहा। प्लीज थोड़ी देर रुके, रिसेप्शनिस्ट ने ईशानी को जवाब देते हुए कहा। इसके बाद वो अपने सामने लगे कंप्यूटर पर अपॉइंटमेंट चेक करने लगी और साथ ही साथ उसने फोन उठाकर एक कॉल भी लगाया। फोन पर उसने कहा, जी हाँ मिस मल्होत्रा, हाँ मिस मल्होत्रा, यहाँ पर आ चुकी हूँ। ठीक है। कॉल रखने के बाद रिसेप्शनिस्ट अपनी सीट से उठी जो कि कांच के काउंटर के पीछे थी और ईशानी के पास चलकर गई। मैम आप प्लीज यहाँ पर लॉबी में थोड़ी देर वेट कीजिए, सर की सेक्रेटरी मिस जीविका आपको ले जाने के लिए आ रही है। वो आपको ले जाकर डायरेक्टली सर से मिलवा देंगे। मेरा नाम आरोही है। क्या आप इंतजार करते समय कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेना पसंद करेगी? आरोही ने ये ईशानी को कहते हुए उसे काउच पर बैठने के लिए कहा। नहीं थैंक यू, ईशानी ने बड़े अदब से आरोही के ऑफर को मना करते हुए कहा। आरोही ने मुस्कुराते हुए ईशानी की बात मानी और रिसेप्शन काउंटर पर वापस से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई।
अपनी सीट पर जाकर बैठने के बाद भी आरोही ईशानी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक रिस्पेक्ट का भाव था। ईशानी उससे औरों से अलग लगी। आरोही महेश्वरी इंडस्ट्रीज में ऐसे रिसेप्शनिस्ट 5 साल से काम कर रही थी और उसे अच्छी तरह पता था कि मिस्टर महेश्वरी की सेक्रेटरी जीविका रैली में ही किसी गेस्ट को पर्सनली रिसीव करने के लिए लॉबी में नीचे बहुत कम ही आती थी, लेकिन क्योंकि मिस जीविका खुद ईशानी को रिसीव करने के लिए नीचे आ रही थी, इसका मतलब ये था कि ईशानी बेहद खास गेस्ट है। आरोही अभी भी ईशानी की तरफ एकटक देखे जा रही थी। बस ईशानी को देख ही रही थी कि अचानक उसकी नजर एक लंबे से आदमी पर पड़ी जो बड़ी तेजी से बिल्डिंग के अंदर घुसा था। सुबह के 9 बजे बज चुके थे और कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉइज ऑलरेडी आ चुके थे और अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रहे थे। इसीलिए लॉबी बहुत ज्यादा खाली खाली लग रही थी और वहां बस एक दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे और इत्तेफाक के बाद थी। वहां खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड ने एक सूट पहनी हुई लंबे आदमी को घुसते हुए देखकर भी इग्नोर कर दिया। आखिर ये लोग अपने कंपनी के मालिक मिस्टर रेयांश महेश्वरी को कैसे इग्नोर कर सकते थे। यहाँ तक कि वहां पर बैठी रिसेप्शनिस्ट भी खड़े होकर अपने बॉस को ग्रीटिंग देने ही वाली थी कि तभी रेयांश ने उसे गुस्से से घूरा। रिसेप्शनिस्ट के वहीं पर पसीने छूट गए और उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। इसके बाद अपना सिर नीचे करते हुए अपनी जगह पर वापस बैठ गई। रिसेप्शनिस्ट आरोही एक बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़की नहीं थी, मगर वो हमेशा अलर्ट और तेज नजर वाली लड़की थी। जैसे ही उसने रेयांश के चेहरे पर गुस्से के भाव देखे, वो तुरंत ही समझ गई कि रेयांश नहीं चाहता है कि वो उससे अपनी ग्रीटिंग दे। तुम यहाँ क्यों आ गए? ईशानी ने रेयांश को देखते ही कहा। जैसे ही आरोही ने ये सब कुछ देखा, वो इतना शॉक हो गई, अपनी सीट से गिरते 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 बची। क्या उन्होंने वाकई में मिस्टर रेयांश महेश्वरी से ये पूछा कि वो यहाँ क्यों है? आरोही ने धीरे से एक नजर देखने के लिए अपनी गर्दन उठाई और उसे ये देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके बॉस मिस मल्होत्रा के ठीक पीछे बिल्कुल एक मूर्ति की तरह खड़े थे। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए मैम, रेयांश ने ईशानी की बात का जवाब दिया। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट आरोही ने रेयांश का जवाब सुना, उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर खड़े हुए हांफने लगी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इसके बाद उसने खुद ही से बातें करते हुए रेयांश के शब्द दोहराते हुए कहा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। शायद ये हमारे बॉस नहीं है। आरोही के पास रेयांश को घूरने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। उसे लग रहा था कि ये रेयांश जैसा दिखने वाला आदमी आखिर है कौन? कहीं ये बॉस का जुड़वा भाई तो नहीं? लेकिन नए आदमी की शक्ल भी बिल्कुल उसके बॉस से मिलती हुई थी। ये सब सोचते हुए मानसिक रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा, आखिर दुनिया में ये सब चल क्या रहा है? कुछ देर बाद रेयांश की सेक्रेटरी जीविका भी वहां गई। जीविका बड़े ही कैजुअली ईशानी के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने ईशानी को एक प्यारी सी स्माइल दी। इसके बाद जीविका ने रेयांश को इग्नोर करते हुए ईशानी से कहा, मिस मल्होत्रा प्लीज मेरे साथ चलिए। इसके बाद ईशानी, जीविका और रेयांश तीनों वीआईपी एलिवेटर में चले गए। वीआईपी एलिवेटर सीधा महेश्वरी इंडस्ट्रीज के बॉस के ऑफिस में खुलता था। जब सेक्रेटरी आरोही ने देखा कि तीनों वहां से चले गए, तो उसने अपने सर को पीटते हुए तुरंत मिनरल वाटर की बोतल उठाए और पानी पीने लगी। आरोही को ऐसा लग रहा था कि उसे दिन में वह चीजें दिखाई दे रही है जो कि असल में है ही नहीं। यहाँ तक कि रेयांश की सेक्रेटरी जीविका ने भी उस आदमी की तरफ एक बार भी नहीं देखा जो कि रेयांश के हम शक्ल के जैसा दिख रहा था। या कहीं ऐसा तो नहीं था कि आरोही को ही वो आदमी रेयांश की तरह दिखाई दे रहा था? आरोही को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग के साथ ही कुछ गलत हो गया है। ऊपर से ईशानी के चेहरे पर एक बहुत ही काइंड एक्सप्रेशन भी थे और उसके चेहरे पर उसकी वही पुरानी स्माइल फिर से चिपकी हुई थी और इसी वजह से वो बेहद भोली और आसानी से बात करने वाली लग रही थी। लेकिन अंदर से वो नाराजगी और डिस्प्लेजर से भरी हुई थी। रह रह कर उसे सीट का ही ख्याल आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके लिए एक डिस्ट्रक्शन बन चुका है। इसीलिए उसे अपनी जिंदगी से जल्द निकालना उसके लिए बेहद जरूरी हो गया था। हालांकि वो ये सब जीविका के सामने तो नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो अंदर ही अंदर खुद को समझा रहे थे कि उसे ये बात अपने चेहरे पर लेकर नहीं आनी है। ईशानी को अपनी मीटिंग के लिए शांत और फोकस्ड होना पड़ेगा। आखिरकार रेयांश के साथ मीटिंग करने की जरूरत ईशानी को ही ज्यादा थी। इसीलिए किसी भी हाल में ईशानी ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और वो रेयांश के ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन डालना चाहती थी। अचानक से डिंग की आवाज आती है और एलिवेटर का दरवाजा एक लॉबी की तरफ खुलता है। उस लॉबी में सूट पहने हुए 4 आदमी पहले से ही मौजूद थे जो कि अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रहे थे।
ये सब सर की सेक्रेटरी है, जीविका ने ईशानी को बताते हुए कहा। इसके बाद उसने ईशानी को आगे का रास्ता दिखाया और एक शीशे के दरवाजे को खोलकर उसने ईशानी और रेयांश दोनों को ही अंदर आने के लिए कहा। नहीं ठीक है, ये यही बाहर वेट करेगा। और फिर ईशानी ने अंदर जाने के लिए कहा। जैसे ही ईशानी ने ऑफिस के अंदर कदम रखा उसे एहसास हो गया ऑफिस उसके मुंबई वाले ऑफिस जितना ही बड़ा था। उस ऑफिस में भी जमीन से लेकर सीलिंग तक जितनी बड़ी खिड़कियां थी, जिनसे बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत के साथ दिखाई देता था। उस ऑफिस के लेफ्ट में एक राउंड टेबल थी, जिसके बाजू लेदर की 10 कुर्सियां लगी हुई थी। ऑफिस में राइट में एक काउच रखा हुआ था और ऑफिस के बिल्कुल बीचों बीच एक रेक्टेंगुलर ओक की लकड़ी की टेबल रखी हुई थी। वो टेबल किसी एक इंसान के काम करने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। टेबल पर ज्यादा कुछ नहीं रखा हुआ था, वहां पर बस एक लैपटॉप और एक फाइल रखी हुई थी जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम बाहर रहो, तो तुम अभी भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये प्राइवेट मीटिंग है और तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, ईशानी ने गुस्से में रेयांश की तरफ देखते हुए कहा। दरअसल रेयांश उसके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर तक आ गया था। जब रेयांश ने ईशानी के बात का कोई जवाब नहीं दिया तो ईशानी को ये बहुत अजीब लगा। यहाँ तक कि रेयांश ने अपने ग्रे रंग के 2 बटन वाले ब्लेजर का एक बटन खोला और ईशानी की तरफ बढ़ते हुए कहा, बिल्कुल ये प्राइवेट मीटिंग है। इसके बाद रेयांश मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रेयांश ने ईशानी से कहा, गुड मॉर्निंग मिस ईशानी मल्होत्रा, मैं महेश्वरी इंडस्ट्रीज का मालिक रेयांश महेश्वरी हूँ। आप चाहे तो मुझे अंश भी बुला सकती है। ईशानी ने अभी अभी अपने कानों से जो सुना उसे उस पर यकीन ही नहीं हुआ। जब रेयांश ने इतने कैतोलीवे में अपनी सच्चाई ईशानी के सामने लाकर रख दी तो उसे लगा कि रेयांश मजाक कर रहा है। ईशानी एक नकली हंसी के साथ कहा, बहुत खूब तुम। हालांकि ये कहते हुए जब उसने रेयांश की सेक्रेटरी जीविका की तरफ देखा और फिर वापस रेयांश की तरफ देखा तो उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई। इसके बाद ईशानी ने कहा, क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? ईशानी को समझ नहीं आ रहा था, ये उसके साथ ही क्या हो गया था। एक सेकंड में मानो हजारों एक्सप्रेशंस ईशानी के चेहरे पर झलक उठे हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई और उसकी सोच में वाकई में कोई अंतर था भी या नहीं। उसे इतना बड़ा धक्का लगा कि उसके कदम अपने आप पीछे हो गए और वो लगातार कभी जीविका की तरफ और कभी रेयांश की तरफ देखे जा रही थी। इसके बाद उसने रेयांश पर इल्जाम लगाते हुए कहा, और तुमने मेरे ड्राइवर बनने का नाटक किया। यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, आपको ऐसा लगा कि मैं आपका ड्राइवर हूँ। रेयांश ने धीरे से अपने ऊपर काबू रखते हुए कहा और इसके बाद ये बोलते हुए वो धीरे धीरे चलकर अपनी बड़ी सी टेबल की तरफ बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी चेयर पर बैठकर ईशानी को सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, प्लीज आप भी बैठ जाइए। रेयांश ने देखा कि उसके ऐसा कहने के बाद भी ईशानी अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। तब उसे लगा कि शायद उसे ईशानी से अकेले में बात करनी चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।